नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, अभी जिनका भी पेपर बाकी है बिहार पुलिस कांस्टेबल का, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। आज के इस क्लास में जीके के टॉप 50 क्वेश्चंस रहेंगे। टॉप 50 क्वेश्चंस जीके के आज आपको इस क्लास में करवाएंगे, जिनका पेपर अभी 18 अगस्त, 21 अगस्त, 25 अगस्त, 28 अगस्त और 31 अगस्त को होने वाला है। तो ये क्लास आपको शुरू से अंत तक देख लेना है। साथियों, इस क्लास में मैंने वही लेवल के क्वेश्चंस लिए हैं जिस लेवल के क्वेश्चंस अभी आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं। तो ये क्लास आपको आज कंप्लीट देख लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि देश की सरकार एवं केंद्रीय बैंक द्वारा जारी नोट व सिक्के कौन सी मुद्रा होती हैं। यानी देश के सरकार एवं केंद्रीय बैंक जो है आरबीआई, उसके द्वारा जो नोट व सिक्का जारी होता है वो किस प्रकार की मुद्रा होती है। तो देखिए, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, वैध मुद्रा। राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, वैध मुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का विश्व में कौन सा स्थान है। ध्यान से देखिएगा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का पूरे विश्व में कौन सा स्थान है। तो साथियों याद रखिए, करेक्ट आएगा 11वां स्थान। साथियों याद रखना, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी। तो भाई 13 अगस्त, याद रखना 13 अगस्त 1957 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई थी। ये भी आपको यहाँ याद रखना है। आगे देखिए, नेक्स्ट है, घरेलू मक्खी का जैविक नाम क्या है। यानी घरेलू मक्खी जो होता है, घरों में जो हम मक्खी देख पाते हैं, आप जो डेली घरों में उड़ते हुए मक्खी देखते हैं, और उस मक्खी का जैविक नाम क्या है। तो याद रखिए, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, मस्का डोमेस्टिका। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। यहाँ आपको ऑप्शन नंबर ए में मैंजीफेरा इंडिका दिख रहा है। मैंजीफेरा इंडिका साथियों आम का वैज्ञानिक नाम है, याद रखना। होमोसेपियंस ये मनुष्य का यानी ह्यूमन, ठीक है, मनुष्य का ये जैविक नेम है। और टेट्रिकम एस्ट्रिबम ये गेहूं का जैविक नेम है, गेहूं का, याद रखना। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, मस्का डोमेस्टिका। अगला क्वेश्चन है, नदियों का देश किस देश को कहते हैं। तो भाई कौन सा देश है जिसको नदियों का देश कहा जाता है। तो याद रखिए, करेक्ट आएगा बांग्लादेश को। देखिए, बांग्लादेश में सबसे अधिक नदी प्रभावित होती है, इसीलिए बांग्लादेश को नदियों का देश कहते हैं। राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्ली प्रजाति के अधिकांश पशु दहाड़ते हैं, लेकिन कौन सा नहीं दहाड़ता। अब देखिए, बिल्ली प्रजाति के जो अधिकांश पशु हैं वो दहाड़ते हैं, लेकिन कौन सा नहीं दहाड़ता है। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, स्नो लेपर्ड। स्नो लेपर्ड ये बिल्ली प्रजाति का ही एक पशु है जो कि नहीं दहाड़ता है। राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी। बाकी जगुआर भी जो है दहाड़ता है। इसके अलावा कम्मो लेपर्ड भी दहाड़ता है। अमूर भी जो है, अमूर लेपर्ड भी दहाड़ता है। ऑप्शन नंबर बी, स्नो लेपर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस वृक्ष से सुगंधित रेजिन निकाला जाता है। इनमें से कौन सा वो वृक्ष है जिससे सुगंधित रेजिन को निकाला जाता है। तो देखिए, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, साल वृक्ष से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि होगा, यहाँ सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण किससे हुआ है। तो भाई ध्यान दीजिए, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण ये किससे हुआ है। करेक्ट आएगा सार्वभौमिक सत्य से। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन है, दबाव नामक एक बहुत बड़ा शरणार्थी शिविर जो हाल ही में समाचारों में था, ये कहाँ स्थित है। तो ये ददाब नामक एक शरणार्थी शिविर है जो हाल ही में समाचारों में था, ये कहाँ पर स्थित है। याद रखना, केनिया में। राइट आंसर है केनिया। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, केनिया। अगला है, बीके चतुर्वेदी कमेटी ने निम्नलिखित में से किससे संबंधित कार्य किया था। तो भाई बीके चतुर्वेदी कमेटी जो है उसने निम्नलिखित में से किससे संबंधित कार्य किया था। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, तेल क्षेत्र में कीमत सुधार से संबंधित क्षेत्र में। राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से द ओडेसिटी ऑफ होप, ठीक है, द ओडेसिटी ऑफ होप पुस्तक का लेखक कौन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। द ओडेसिटी ऑफ होप पुस्तक का लेखक आपसे पूछा जा रहा है कि कौन है। याद रखिएगा, बराक ओबामा, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है द ओडेसिटी ऑफ होप। याद रखिए, निम्नलिखित में से कौन एक यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया गया है। यानी निम्नलिखित में से किस एक को यूनेस्को की विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया है। तो याद रखिए, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, कालका शिमला रेलवे को। ठीक है, आगे देखते हैं
आज का अगला क्वेश्चन है, हैप्पी फेस स्पाइडर नामक मकड़ी कहाँ पाई जाती है? ध्यान से देखिएगा, हैप्पी फेस स्पाइडर नामक मकड़ी जो है ये हवाईयन आइलैंड्स में पाई जाती है साथियों। राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी, हवाईयन आइलैंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान के पहले हिंदू मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो भाई पाकिस्तान के पहले हिंदू मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो राणा भगवान दास। याद रखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। अगला, सूर्य किरण भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? काफ़ी ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों, तो ध्यान दीजिएगा, सूर्य किरण जो है ये भारत और किस देश के बीच का एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो याद रखिए भारत और नेपाल के बीच होता है ये सूर्य किरण सैन्य अभ्यास। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो भाई ध्यान दीजिए, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? करेक्ट आएगा जेम्स प्रिंसेप ने। याद रखना, जेम्स प्रिंसेप जिन्होंने अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था। याद रखना है सभी साथियों को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1837 में। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप तौल से परिचित थे। तो माप तौल संबंधित खोज कहाँ पर हुई थी? तो देखिए, सिंधु घाटी के लोग माप तौल से परिचित थे, ये पैमानों की खोज ने सिद्ध कर दिया है। आपको बताना है कि यह खोज कहाँ पर हुई थी। तो देखिए करेक्ट आएगा लोथल में। लोथल जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थल है और ये वर्तमान में भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित जो नदी है वो कौन सी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों याद रखिएगा, करेक्ट आंसर होगा सिंधु नदी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, सिंधु नदी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया था? करेक्ट आएगा जर्मनी ने। ऑप्शन नंबर ए। इटली के एकीकरण का पैगंबर किसे कहा जाता है? देखिए, इटली के एकीकरण का पैगंबर किसे कहा जाता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो याद रखिए करेक्ट आएगा मैजिनी को। ऑप्शन नंबर डी मैजिनी। भारतीय साहित्यिक कृतियों के संदर्भ में दीर्घ निकाय क्या है? तो साथियों देखिए, भारतीय साहित्यिक कृतियों में, ठीक है, दीर्घ निकाय क्या है? तो यहाँ करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, पाली में एक प्रमुख बौद्ध ग्रंथ। ये जो है भारतीय साहित्यिक कृतियों में एक दीर्घ निकाय है। राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? काफ़ी ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भाई कल्पसूत्र का संबंध किससे है? तो जैन धर्म से है और इसकी रचना की थी भद्रबाहु ने। याद रखिए भद्रबाहु करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, नासा का एस मैप उपकरण किसको मापने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? तो भाई याद रखिएगा, नासा का एस मैप उपकरण जो है ये किसको मापने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी की मिट्टी में नमी की मात्रा को मापने के लिए। केवल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, आपको यहाँ याद रखना है। चलिए तो आगे देखिएगा, पिछले 30 वर्षों में कौन सा प्रथम एंटीबायोटिक खोजा गया है जो प्रतिरोध से लड़ने के लिए सक्षम है? तो साथियों देखिए, पिछले 30 वर्षों में कौन सा प्रथम एंटीबायोटिक खोजा गया है जो है प्रतिरोध से लड़ने के लिए सक्षम है? याद रखिए ऑजेलिक एसिड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, ऑजेलिक एसिड। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से प्रदान किए जा रहे हैं? तो भाई अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है ये किस वर्ष से प्रदान किए जा रहे हैं? तो साथियों याद रखिए 1969 से, यानी करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1969 से। आगे देखिए, धर्म में उन्नति के क्षेत्र में सराहनीय प्रयासों हेतु कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो साथियों धर्म में उन्नति के क्षेत्र में सराहनीय प्रयास हेतु टेम्पलन पुरस्कार दिया जाता है। याद रखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, टेम्पलन पुरस्कार। क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक का लेखक कौन है? तो देखिए, क्रिकेट माई स्टाइल इस पुस्तक का लेखक कौन है? तो याद रखिएगा कपिल देव। राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी। पुस्तक इज वाट 5 पास्ट मिडनाइट का विषय क्या है? तो पुस्तक इज वाट 5 पास्ट मिडनाइट ये किसका विषय है? तो भाई भोपाल गैस कांड का, जो कि साथियों 1984 में हुआ था, 2-3 दिसंबर 1984 में, जिसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था, मिक गैस का। ठीक है, उसी का ये विषय है इज वाट 5 पास्ट मिडनाइट, याद रखना। गुल ए नगमा पुस्तक के लेखक कौन है? ध्यान से देखिएगा,
गुल ए नगमा पुस्तक के लेखक है फिराक गोरखपुरी। याद रखिए फिराक गोरखपुरी जिन्होंने गुल ए नगमा पुस्तक की रचना की है। अगला है डीआरडीओ का पूरा नाम क्या है, यानी डीआरडीओ का फुल फॉर्म पूछ रहा है। देखिए समीर भी कामत अभी डीआरडीओ के कौन हैं, तो भाई डीआरडीओ के अभी अध्यक्ष हैं। और डीआरडीओ का पूरा नाम क्या है, तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी करेक्ट आएगा साथियों यहाँ आपका ऑप्शन नंबर ए आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो साथियों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। राइट है ऑप्शन नंबर ए 8 मार्च को। संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में किस भारतीय को एसडीजी की प्राप्ति हेतु अपना विशेष दूत बनाया था, तो भाई एसडीजी की प्राप्ति हेतु इनमें से किसको संयुक्त राष्ट्र ने विशेष दूत बनाया था, तो करेक्ट आएगा दिया मिर्जा को, ऑप्शन नंबर सी। विश्व अस्थमा दिवस हर वर्ष मनाया जाता है कब, तो साथियों विश्व अस्थमा दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है, तो मई महीने के पहले मंगलवार को। इसके लिए कोई भी तिथि फिक्स नहीं है, ये प्रत्येक वर्ष मई महीने के पहले मंगलवार को मनाया जाता है, याद रखना। धर्मत का युद्ध अप्रैल 1658 में इनमें से किनके बीच लड़ा गया था, तो देखिए धर्मत का युद्ध जो है ये किनके बीच हुआ था, तो औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच में। दोनों आपस में भाई थे, दोनों ही शाहजहां के पुत्र थे, और ये 1658 में हुआ था धर्मत का युद्ध, याद रखना। किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों सगे संबंधियों के लिए खोल दिया और इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई, तो भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिए पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद, जो कि 1526 में हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। सरकी सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज या सिराजे हिंद कहा जाता है, तो सरकी सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज या सिराजे हिंद कहा जाता है, तो देखिए करेक्ट आएगा जौनपुर को। राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी जौनपुर। अपनी मदुरा विजय या वीर कंपराय चरित कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाले काव्यत्री कौन थी, तो याद रखिए ब्रह्मंबिका, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा। दक्षिण पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण देवगिरी के यादव शासक रामचंद्र पर किया गया आक्रमण किसके समय में हुआ था, तो भाई दक्षिण पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण देवगिरी के यादव शासक रामचंद्र पर किया गया था। यह आक्रमण किसके समय में हुआ था, तो राइट आएगा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय में, ऑप्शन नंबर ए। इनमें से किसके राज दरबार में सिजदा यानी घुटनों पर बैठकर शीश नवाजा एवं पबोस एवं पाव को चूमने की परिपाटी चलाई गई थी, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो साथियों याद रखना करेक्ट आंसर यहाँ आपका हो जाएगा बलबन के समय में। दिल्ली के सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा था, तो भाई दिल्ली के सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा था, करेक्ट आएगा इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर बी। इनमें से कौन अपने आप को ईश्वर का अभिशाप कहता था, तो भाई अपने आप को ईश्वर का अभिशाप कौन कहता था, याद रखिए चंगेज खां, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय इतिहास में बाजार नियमों यानी मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी, भारतीय इतिहास में बाजार नियमों यानी मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी, याद रखिए अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन नंबर डी। मिताक्षरा की विषय वस्तु क्या है, यानी मिताक्षरा जो पुस्तक है जिसके लेखक है विज्ञानेश्वर, तो भाई मिताक्षरा में किसके बारे में बताया गया है, तो करेक्ट आएगा हिंदू पारिवारिक विधि संहिता के बारे में। चलिए आगे देखिए। पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का समय मुख्यतः माना जाता है कौन सा काल, तो पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का जो समय है ये क्या माना जाता है, देखिए करेक्ट आंसर होगा राजपूत काल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में, ठीक है, यानी इनमें से कौन सा पुस्तक है जिसका 15 भारतीय भाषाओं में और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है, तो करेक्ट आएगा पंचतंत्र का। याद रखना पंचतंत्र के लेखक पूछा जाता है तो याद रखना विष्णु शर्मा, ठीक है, विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की रचना की है। अगला है मृत सागर में उच्च लवणता का कारण क्या है, तो साथियों मृत सागर में उच्च लवणता का कारण है बाष्पीकरण का उच्चतम दर, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। आगे देखिए नेक्स्ट है महासागरों की सर्वाधिक गहराई मीटर में कितनी है। अब महासागरों में जो सर्वाधिक गहराई है वह है प्रशांत महासागर में जिसका नाम है मरियाना ट्रेंच, और उसकी कुल गहराई कितने मीटर है,
तो याद रखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 11,033 मीटर। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। भी आकार की घाटी किससे बनती है? तो साथियों देखिए भी आकार की जो घाटी है वो नदी के द्वारा बनती है। ऑप्शन नंबर बी नदी। सन सिटी कहाँ अवस्थित है? ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो सन सिटी जो है ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे देखिए नेक्स्ट है वह महाद्वीप जिसे द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस के नाम से जाना जाता है। तो भाई किस महाद्वीप को द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस के नाम से जाना जाता है? याद रखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। अंतिम क्वेश्चन है क्लास का कि फिलिस्तीन में कौन सा ज्वालामुखी लगभग 6 शताब्दियों तक सुप्त रहने के बाद फूट पड़ा था? तो देखिए करेक्ट आएगा माउंट पिनेटुबो नामक ज्वालामुखी। ऑप्शन नंबर डी। साथियों इस क्लास में पूरे 50 क्वेश्चंस थे आपके बिहार पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम 2024 के लिए। अब आपका पेपर कब है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना और अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर देना। चलिए तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।